गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सोशल स्टडीज़ के यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यह जो चैप्टर है वो हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। हर साल हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ये इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिशर्स से आज़ादी यानी कि 1857 के बाद का जो हमारा रिवॉल्ट था और भारत ने जो संघर्ष किया था ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाने के लिए, उस संघर्ष के बाद जो हमको आज़ादी मिली उस खुशी में हम लोग हर साल इस जश्न को मनाते हैं। पर क्या आप लोग कारण जानते हैं कि हम लोगों को ये आज़ादी की लड़ाई हमको लड़नी क्यों पड़ी और क्यों हमारा देश इन ब्रिटिशर्स के बंदिश में था? तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा हमारे भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से बंदी बनाए गए, हमारे ही कंट्री में हम ही को इस तरीके से लूट लिया गया, तो इनका क्या रीज़न था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें यानी कि प्राचीन काल की बात करें, तो हमारा जो भारत था वो अपने स्पाइसेस के लिए, कॉटन के लिए, ज्वेलरी के लिए और यहाँ के पर्ल्स के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था। भारत के आसपास के जितने भी राज्य थे, भारत व्यापार के मामले में काफ़ी डिमांड में हुआ करता था। भारत के जितने भी गुड्स थे, भारत का जितना भी औद्योग का मटेरियल था, वो काफ़ी डिमांड में हुआ करता था पूरे दुनिया भर में और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। भारत कई सदियों से रोम और ग्रीस के साथ में व्यापार करता आया था। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले अरब्स जो थे वो हमारे भारत में व्यापार के बहाने हमारे भारत में आए थे। उसके बाद तो यह सिलसिला जारी रहा। पहले अरब आए, फिर पोर्तुगीज़ आए, फिर डच, फिर ब्रिटिश और फिर फ्रेंच। ऐसे कई सारे मुल्कों ने हमारे यहाँ पर आने के लिए व्यापार के माध्यम से आकर के भारत को लूटने की कोशिश में वह लगातार लगे रहे और इनके आपस में भी हमारे भारत पर कंट्रोल करने को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे भारत में आने का रास्ता खोजा था, तो ये जो डिस्कवरी थी वो सब लोग जो थे वो समुद्री रास्तों के सहारे भारत में आया करते थे। और सबसे पहले ये जो समुद्री रास्ता खोजा था वह एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर ने खोजा था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति ने सन 1498 यानी कि 1498 में सबसे पहले भारत का रास्ता समुद्र तट के सहारे खोजा था। जब वह पहली बार भारत आया था तो वो हमारे यहाँ के साउथ इंडिया के एक कालीकट नाम की जो जगह है, सिटी है, वहाँ पर सबसे पहली बार वो लैंड हुआ था। कालीकट नाम की ये जो सिटी है वो समुद्र किनारे बसी है और उस समुद्र का नाम है कप्पड़। कप्पड़ नाम के समुद्र तट पर यह सिटी जो थी वहाँ पर सबसे पहले वास्को डी गामा 1948 में लैंड हुआ था। और आपको इस जगह की मैं एक और विशेषता बताती हूँ कि यहाँ का जो लाइट हाउस है वह सनसेट के नज़ारे देखने के लिए काफ़ी माना जाता है। लोग यहाँ पर सनसेट का दृश्य देखने के लिए काफ़ी आते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। और यह जो शहर है वो काफ़ी फेमस है यहाँ के स्पाइसेस के लिए। तो जो वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति था वह भी पहली बार तो व्यापार के ही बहाने यहाँ पर आया था और धीरे धीरे करके उसने यहाँ के रूलर से यानी कि कालीकट के रूलर से परमिशन मांग ली थी कि वह यहाँ से व्यापार कर सके अपनी कंट्री के लिए।
और धीरे धीरे करके वह व्यापार के बहाने उसने अपना हक जताना, व्यापार पर हक जताना यहाँ के शुरू कर दिया। और इस तरीके से यह पहला व्यक्ति था जिसने हमको व्यापार के बहाने लूटना शुरू किया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यह एक औद्योगिक क्रांति जो थी वो आ गई थी, यानी कि जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। उसके बाद तो कई कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे आई, जैसे कि यूरोपियन, हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, और वो सभी भारत में आने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते थे। उनको भारत एक अट्रैक्शन का केंद्र था उनके लिए, क्योंकि यहाँ का जो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल था वो उनके व्यापार के लिए काफ़ी एडवांटेज देने वाला था। तो इसीलिए वह यहाँ पे नए मार्केट की खोज में, यहाँ के रॉ मटेरियल की खोज में यहाँ पर व्यापार करने के बहाने भारत में आए थे। और सबसे पहले अगर हम कोई यूरोपियन कंट्री जो आई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सूरत के मार्ग से, हमारे यहाँ पे सूरत का जो समुद्री तट है जो कि व्यापार के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ पर वो लोग सबसे पहले आए थे और उन्होंने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया था। कुछ ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे, मतलब कुछ ब्रिटिश व्यापारी हमारे यहाँ पर आए और अपनी यहाँ की जो रानी थी, उनकी इंग्लैंड की जो रानी थी क्वीन एलिज़ाबेथ वन, उससे वह परमिशन मांग करके आए थे कि वो भारत में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। और फिर यहाँ वो आए और उन्होंने सबसे पहले यहाँ आकर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक कंपनी फॉर्म करी थी। और इस कंपनी को यहाँ भारत में जो परमिशन थी व्यापार करने देने की, वह मिली थी मुग़ल एम्परर जहांगीर से। जहांगीर ने उनको यहाँ पर व्यापार करने की छूट दी थी। और यह छूट मिलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी कंपनियाँ भारत के अलग अलग शहरों में बसाना शुरू कर दी, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास और चेन्नई में। मतलब कि आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो मुंबई और चेन्नई में उन्होंने अपने व्यापार के सेंटर बना लिए थे, यानी कि कंपनी के सेंटर वहाँ पर बना लिए थे। ऐसा ही करते हुए फ्रेंच भी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए और उन्होंने भी अपना एक सेंटर चंद्रनगर, जो कि बंगाल में स्थित है, अभी की अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी जो जगह है वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। पर यह बात ब्रिटिश को बिल्कुल भी रास नहीं आई थी और ब्रिटिशर्स ने उनके साथ काफ़ी लड़ाई लड़ी और उनको हराया भी, और उनका व्यापार किसी भी भारत के अन्य सिटी में चलने नहीं दिया। उन्होंने फ्रेंच को एक पौंडीचेरी शहर पे ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा और वह उसके सिवा कहीं पर भी भारत के अन्य जगहों पर व्यापार नहीं कर पाए। तो इस तरीके से यह पहला जो लड़ाई थी वो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के साथ में लड़ी थी भारत पे अपना हक जमाने के लिए। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमने मुग़ल एम्परर जहांगीर की बात करी, वह उस समय भारत में राजा हुआ करता था। यह बात है 1600 BC की। और उसके बाद जो था 1658 से लेकर 1707 तक का जो राज था वो किया था औरंगज़ेब ने। और 1707 यानी कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा ही एम्बिशियस हो गई थी, यानी कि उनका लालच भारत के प्रति और ज़्यादा बढ़ गया था। और धीरे धीरे करके उनका व्यापार का विस्तार जब उन्होंने यहाँ पर किया तो उनकी ही आर्मी यहाँ पर उनके ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए थी और वो चाहते थे कि वो धीरे धीरे करके बंगाल को अपने कंट्रोल में, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वो ले ले। और इसीलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो कई सारे बिल्डिंग्स, फोर्ट और अपने किले बनाना वहाँ पर शुरू कर दिए थे।
पर औरंगज़ेब के जाने के बाद जब सिराज उद दौला जब बंगाल का नवाब बना और वहाँ का राजा बना, तो उसने ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी को वहाँ से हटाने के लिए कहा और उसने नवाब बनने के बाद तुरंत ऑर्डर दिए कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम और जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ जो चलाई जा रही है वो यहाँ से तुरंत विड्रॉ करे, यानी कि तुरंत वापस ले, क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं जमा करते थे। पर यह बात ब्रिटिशर्स को ज़रा भी रास नहीं आई और उन्होंने टैक्स देने से और यहाँ की उनकी एक्टिविटीज़ बंद करने से साफ मना कर दिया। और इसके बाद क्या था? इसके बाद तो उस नवाब में और ब्रिटिशर्स के बीच 1756 में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। और यह कारण था कि ब्रिटिशर्स के बीच सिराजुद्दीन दौला को लेकर काफ़ी रोष था, यानी कि वह काफ़ी गुस्से में थे और वो लोग उन लोगों ने बंगाल पर 1757 में यानी कि 1757 में अटैक करने का निर्णय लिया। सिराजुद्दीन जो थे वो इस बैटल ऑफ प्लासी यानी कि पानीपत के युद्ध में ब्रिटिशर्स के सामने हार गए। यह ब्रिटिशर्स की पहली जीत थी जिसने उन्हें और पावरफुल कर दिया था और वह चाहते थे कि ना सिर्फ बंगाल लेकिन पूरे भारत पर वह अपना कंट्रोल जमा ले। ब्रिटिशर्स काफ़ी चालाक थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे से भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से धीरे धीरे भारत को कंट्रोल किया। डिवाइड एंड रूल मतलब तोड़ो और राज करो, यानी कि उन्होंने हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़काया और आपस में हमारे यहाँ के राजाओं को लड़वा करके धीरे धीरे करके पूरे जो स्टेट्स थी यानी कि हमारे यहाँ के जितने भी किंगडम्स थे उन पर काफ़ी अच्छे से चालाकी से उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया था। और हमारे यहाँ के जो छोटे राज्यों के नवाब होते थे या राजा होते थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रह गए। उनको ब्रिटिशर्स की यह चालाकी कभी समझ में नहीं आई कि यह एक ब्रिटिशर्स का सोचा समझा गया खेल था जिससे कि भारत को कमज़ोर करना उनका उद्देश्य था। और ब्रिटिशर्स अपने इरादों में काफ़ी अच्छे से सफल हो गए और धीरे धीरे करके उन्होंने सारे किंगडम्स पे अपना राज जमा लिया और यह पॉलिसी उनको काफ़ी काम आई भारतीय रूलर्स को अपने अंडर कैप्चर करने में। यह जो बैटल थी, यह जो लड़ाई थी वह कहलाई थी द बैटल ऑफ प्लासी। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे बैटल की जो थी द बैटल ऑफ बक्सार, जो कि 1764 के बीच में मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड और नवाब के बीच में दो नवाबों को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी। पर यहाँ पर भी ब्रिटिश हमसे कामयाब हुए और उन्होंने इनको डिफीट किया, मुगल एम्परर्स को डिफीट किया और अपनी पकड़ जमाने में अपना राज हासिल करने में, सत्ता हासिल करने में वो कामयाब हुए। और ऐसे ही उनको बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली उनके कब्ज़े में आ गया था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे हक मिल गए थे कि वह स्टेट का रेवेन्यू जो है वो लोगों से कलेक्ट कर सके। और इस जीत के बाद यानी कि बैटल ऑफ बक्सार पर विक्ट्री होने के बाद यानी कि जीत हासिल करने के बाद ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरीज़ को धीरे धीरे करके और दूर तक बढ़ाना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने कई सारी पॉलिसी मेकिंग करी, कई सारे प्लान्स बनाए और धीरे धीरे करके उन्होंने दूसरे स्टेट्स में, दूसरे टेरिटरीज़ में भी कब्जा जमाना शुरू किया। और ऐसी ही जो एक पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर करी थी वो ये थी कि अगर कोई राजा, किसी किंगडम का राजा अगर अपने किसी हायर यानी कि अपने किसी सक्सेसर, जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो ऐसा हुआ करता था कि राजा का बेटा जो होता था वह राजा के मरने के बाद उस राज्य का अधिपति हुआ करता था, यानी कि वहाँ का राज्य संभालता था।
लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई राजा अपने सक्सेसर के अगर उसका कोई सक्सेसर नहीं है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। और इस पॉलिसी का जो नाम था उसे कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इसी पॉलिसी के नाम पर उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने झांसी, नागपुर और कई सारे अन्य राज्यों पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया। और ऐसी एक पॉलिसी थी जो कि सब्सिडरी अलायंस था, जो कि जिसकी घोषणा करी थी लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले ने, जो कि उस टाइम भारत के जनरल गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने इस पॉलिसी की घोषणा की थी 1798 से 1805 के बीच में, जिस पॉलिसी के अंतर्गत ये आता था कि इंडियन जो रूलर्स थे वो ब्रिटिश जो कि प्रोटेक्शन के अंदर थे ब्रिटिश किंगडम्स के, उनको ब्रिटिश के ट्रूप्स के साथ में मिलकर एक आर्मी मेंटेन करनी होगी। पर इससे ब्रिटिश का कंट्रोल और उनका जो अफेयर था वो निजी किंगडम्स के निजी मामलों में और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन करना मतलब कि धोखाधड़ी करना। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस, यानी कि जो हमारे यहाँ के गरीब और भोले भाले लोग थे, उनको किस तरीके से धोखाधड़ी उनके साथ करी और उनको किस तरीके से चीट किया। जब एक बार ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी को यहाँ अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया तो उन्होंने हमारे यहाँ के जो किसान थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था यहाँ से अमीर होते जाना। यानी कि वो पूरी भारत की जो वेल्थ थी उसको लूटकर अपने आप को अमीर बनाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने भारत के जो किसान थे, यानी कि भारत के जो फार्मर्स थे, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनको शोषण करना शुरू किया और हमारे किसानों को मजबूर करा हेवी टैक्सेस पे करने के लिए। इंस्टीड कि वो लोग ही जो थे, जो हमारे यहाँ के किसान थे, वही यहाँ की फसल प्रोड्यूस करते थे और उसके बाद भी उन्हें ही यहाँ पर टैक्स भी भरना पड़ रहा था। और ये जो एक हैवी टैक्स उनके ऊपर लगाया गया, इससे धीरे धीरे करके उनका शोषण होता चला गया और वो दिन पर दिन पुअर पे पुअर होते चले गए। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ के वीवर्स थे, यानी कि जो हमारे यहाँ के बुनकार थे, उनको मजबूरन यानी कि फोर्सफुली यहाँ का जो कॉटन था उसको लो प्राइस पर वो लोग ख़रीदते थे। यानी कि ये जो प्रोड्यूस यहाँ का होता था उनको बहुत ही चीपर रेट्स पर यहाँ से ख़रीदा जाता था और यहाँ से उनको एक्सपोर्ट किया जाता था अपने यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। यूरोप में कॉटन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो उसके लिए गवारा नहीं था। वहाँ का जो कोल्ड क्लाइमेट है उसकी वजह से वो वहाँ पर तो कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। पर उन्होंने कॉटन के लालच में भारतीय किसानों को, भारतीय वीवर्स को, यहाँ के प्रोड्यूसर्स को बहुत ही चीट किया, एक्सप्लॉइट किया और यहाँ से अपना जो कॉटन था वो अपने यहाँ के टेक्सटाइल मिल्स में भेजा। कॉटन जो था वो काफ़ी लो प्राइस पर यहाँ से इंडियन फार्मर से ख़रीदा जाता था और उसको ब्रिटेन में जाकर बेचा जाता था। और इसके बदले में भारत को वहाँ का कपड़ा बना करके भेजा जाता था। यानी कि हमारे ही यहाँ का कॉटन यूज़ करके ब्रिटेन के जो टेक्सटाइल मिल थे वहाँ पर जाकर कपड़ा बनाया जाता था और उसी कपड़े को बेचने के लिए वापस से भारत में भेजा जाता था। और इस तरीके से हमारी ही चीज़ सस्ते में ख़रीदकर हमको महंगा कपड़ा यहाँ पर बेचा जाता था और इस तरीके से उन्होंने भारतीय लोगों को लूटना शुरू करा। और वो लोगों ने कभी भी अलाउ नहीं किया हमारे यहाँ के किसानों को, हमारे यहाँ के लोगों को कि वह यहाँ पर मिल्स बना सके या फिर यहाँ पर कपड़ा बना सके, फैक्ट्री डाल सके।
यहाँ ये जो एक घटना थी वह मुख्य घटना थी, जिसके वजह से भारतीय किसानों में, भारतीय लोगों में एक बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन यानी कि चीट होने का एक जो दुख था, उसने एक बहुत ही उनके अंदर ज्वलन पैदा कर दी थी रिवॉल्ट लड़ने की, यानी कि उन ब्रिटिशर्स के साथ में जंग लड़ने के लिए भारतीय लोगों को मजबूर कर दिया था। और उसके बाद तो जो हुआ, उसने एक रिवॉल्ट का, एक बहुत ही बड़े रिवॉल्ट का रूप ले लिया था ब्रिटिशर्स के अगेन। भारतीय जो स्टेट्स थी उनमें जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे ब्रिटिशर्स के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशंस के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी, और यह जो सब मिलाकर एक बड़ा सा जंग का विषय बन गया था। और फिर फाइनली हमारा रिवॉल्ट यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ में 1857 में, जो हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा बताया गया है, हमारे इंडियन हिस्ट्री का ये एक बहुत ही रिमार्केबल विषय था। जो 1857 की जो लड़ाई थी वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। और ये जो रिवॉल्ट था वो भारतीय सोल्जर्स के द्वारा ब्रिटिश आर्मी के ख़िलाफ़ छेड़ा गया था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी जो थी उन्होंने यहाँ ये जो रिवॉल्ट छिड़ा था वो इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ़ में छेड़ा था। और इसका मुख्य कारण यह था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने जो राइफ़ल यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी, एनफील्ड राइफ़ल, उसमें जो कार्ट्रिजेस यानी कि जो राइफ़ल में जो कार्ट्रिजेस भरी जाती है उसको ग्रीस किया गया था हमारे यहाँ के काऊ और पिग के फैट से। और जब हम लोग इन कार्ट्रिजेस को गन में लोड करते हैं तो उसके पहले हमको इसको दांत से छीलना होता था। तो हमारे यहाँ के सोल्जर्स को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनको कार्ट्रिजेस को अपने मुंह में रखना होगा, जो कि हमारे यहाँ के सेंटिमेंट्स यानी कि हमारे यहाँ की जो भावनाएं थी हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स की, उसके सख्त विरुद्ध था। और इसीलिए हमारे यहाँ के इंडियन सोल्जर्स ने साफ इनकार कर दिया था इन राइफ़ल्स को यूज़ करने के लिए, और इस वजह से यह एक जंग छिड़ गई थी। 1857 की यह जंग, जो कि मेरठ से शुरू हुई थी, धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के सारे किसानों ने, क्राफ्ट पर्सन ने, और जितने भी वर्ग थे हमारे समुदाय के, जितने भी भारतीय समुदाय के वर्ग थे, उन्होंने इस जंग का अपने आप को हिस्सा बना लिया था। हमारे यहाँ की इंडियन सोसाइटी का हर वर्ग इस जंग को सपोर्ट कर रहा था और वो हमारे भारतीय सोल्जर्स के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल साम्राज्य के आखिरी राजा माने जाते थे, उसके खिलाफ़ एक जंग छेड़ दी थी। और हमारे यहाँ के जो इंडियन रूलर्स थे, जैसे कि झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या तोपे, कुंवर सिंह, इन सब लोगों ने इस मूवमेंट में अपने आप को शामिल कर लिया था। और यह रिवॉल्ट जो था वो 2 वर्षों तक लगातार चलता रहा। ब्रिटिशर्स इसको क्रश कर पाते यानी कि इसको ख़त्म कर पाते, ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। इसको 2 साल तक पूरा ज्वलंत रखा। बेशक ब्रिटिशर्स के पास में कई सारे ट्रेंड सोल्जर और सुपीरियर वेपन्स थे, और हमारे यहाँ के कई राजा जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ में काफ़ी अच्छे से मिले हुए थे और उनका साथ भी देते थे। हमारे यहाँ के जो लालची राजा जैसे कि बहादुर शाह जफ़र भी इसी क्राइम में म्यांमार से पकड़े गए थे, यानी कि बर्मा अगर तब की बात करें तो। और उन्होंने फिर वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिनी थी, और उनके जो 2 पुत्र थे यानी कि उनके जो 2 लड़के थे उनको भी वहाँ पर मार गिराया गया था। और इसी के साथ में मुग़ल साम्राज्य यानी कि द माइटी मुग़ल एम्पायर का भी यहाँ पे डिक्लाइन हो गया था, यानी कि यहाँ पर जो मुग़ल साम्राज्य था, जो इतना बड़ा मुग़ल साम्राज्य, उसका भी खात्मा यहाँ पर देखा जा सकता है। यह जो रिवॉल्ट था वो इंडियन हिस्ट्री का एक
बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, यानी कि एकदम उलट-फेर कर देने वाला यह एक रिवॉल्ट था। यहाँ पर आकर ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कि कई वर्षों तक हमारे भारत को अपने वश में करके रखा था, उसका जो क्राउन था, यानी कि उसका जो ताज था, वो हमारे भारत से हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। और इस रिवॉल्ट के बाद में भारतीय लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया था कि अगर सारे भारतीय एक साथ खड़े हो जाए तो ब्रिटिशर्स कभी भी सक्सीड हो ही नहीं पाएंगे, यानी कि वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सोशल स्टडीज़ का, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।